आमतौर पे WWE के वर्ल्ड टाइटल्स के लिए होने वाले मैच में टॉप WWE स्टार्स को होना चाहिए, जो किसी बड़े टीवी शो के मेन इवेंट में अपनी जान लगा रहे हो या किसी पेपर व्यू में। पर मैंने अपने 2 साल की हाई स्कूल पढ़ाई में अगर कुछ सीखा है तो वो ये कि चीजों को आमतौर पे होने वाली चीजें ही करते रहना बोरिंग लूजर्स के लिए होता है, और कभी कभी आपको इसके बजाय कुछ ऐसा करना होता है जो कभी देखा ही नहीं गया है। और इसलिए वो मुझे वाइल्ड कार्ड बुलाते थे, लेकिन फिर मुझे लात मार के निकाल दिया। मैं एक अंडरडॉग को रिंग में एक बड़े खिलाड़ी के खिलाफ खड़ा कर रहा हूँ, जो कि लोगों को देखने में दिलचस्प लगेगा, भले ही उन्हें नतीजे का पहले से ही अंदाजा हो या शायद ना हो। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये है 10 मोस्ट अनलाइकली WWE वर्ल्ड टाइटल चैलेंजर्स। शुरू करते हैं। नंबर 10, शॉन माइकल्स वर्सेस द ब्रुकलिन ब्रॉलर। WWE टाइटल जीतने के लिए ब्रेट हार्ट को 1997 में हुए सर्वाइवर सीरीज में हराने के 6 दिन बाद शॉन माइकल्स ब्रुकलिन ब्रॉलर के खिलाफ मैडिसन स्क्वायर गार्डन के हाउस शो में अपना टाइटल दांव पे लगा रहे थे। तो आखिर ये हो कैसे गया? हार्ट ब्रेक किट के लिए छोटे मोटे टाइटल डिफेंस मैच नए नहीं थे, जो कि पिछली बार चैंपियन रहते हुए जस्टिन ब्रैडशॉ और बिली गन के खिलाफ अपने टाइटल को डिफेंड कर चुके थे। लेकिन स्टीव लोम्बार्डी का ये अवतार काउबॉय और माउंटेन मैन से 10 गुना कम भरोसेमंद था। दरअसल ब्रॉलर ने WWE टाइटल के लिए मुकाबला करने का हक कुछ महीने पहले WWE के MSG में एक दौरे के दौरान जीता था, जिसमें वो एक टीवी पर ना दिखाया जाने वाला बैटल रॉयल जीत गए थे शॉटगन सैटरडे नाइट के शूट से पहले। असल में केन शैमरॉक को इसके लिए चुना गया था, लेकिन वो एक चोट के चलते मैच से बाहर हो गए और विंस मैकमैन ने उनकी जगह हमेशा हारने वाले स्टीव को चुना, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले थे। ब्रॉलर के इस बड़े दिन पर माइकल्स एक बड़ा नाम थे। उनका 15 मिनट तक टक्कर का मैच चला, जिसे वो स्वीट चिन म्यूजिक मार के जीत गए, और उन्हें इसके साथ ही ट्रिपल एच और चाइना के दखल देने के कारण भी मदद मिली। नंबर 9, ब्रॉक लेसनर वर्सेस पॉल लंडन। ब्रॉक लेसनर अपने WWE करियर के शुरुआती सालों में पहले से ही काफी ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन जब उन्होंने मन बनाया दुनिया को अपना असली रूप दिखाने का और दूसरों को जब चाहे तब बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। खासकर उन्हें जो उनसे साइज में छोटे थे, वो बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के विलन की तरह बन गए। ब्रायन स्पैंकी केंड्रिक, जैक गोवेन, शैनन मूर, इन सभी क्रूजरवेट्स ने द नेक्स्ट बिग थिंग का गुस्सा झेला, पर बेचारे पॉल लंडन तो अपने स्मैकडाउन के डेब्यू मैच पर ही इस मॉन्स्टर के हाथों मसल दिए गए। पॉल लंडन ने उसी दिन थोड़े समय पहले विंस मैकमैन से बैक स्टेज मुलाकात की थी, जो कि उनकी पहली गलती थी, जिसके चलते जेनेटिक जैक हैमर ने तुरंत ही उन्हें ब्रॉक के खिलाफ WWE टाइटल के मैच के लिए बुक कर दिया। कमेंट्री टीम लगातार यही बता रही थी कि कैसे इस नए रेसलर के जीतने का कोई चांस ही नहीं है, जबकि लेसनर के प्री शो मैच के प्रोमो ने उनका खौफ और बढ़ा दिया था। लंडन ने ब्रॉक के कहने पर बेल्ट को छू लिया, ये उनकी दूसरी गलती थी, और फिर शुरू हुई भयानक पिटाई, क्लोथ लाइन, पावर बॉम्ब, F5 और मैच खत्म। अब जाकर वेलोसिटी में अपनी छुट्टियां मनाओ। मैच के बाद स्पैंकी ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद ही पीट दिए गए, जिसके बाद अंडरटेकर, जो कि WWE टाइटल के असल दावेदार थे, उन्होंने आकर इस तबाही को रोका। नंबर 8, शेमस वर्सेस जैक राइडर। लोग जैक राइडर, ईव, जॉन सीना और केन के बीच हुई अजीबोगरीब स्टोरी लाइन को ऐसा मानते हैं जैसे कि वो लॉन्ग आइलैंड आइस को टीवी पर दफनाने के लिए काफी था। पर जैक राइडर को बुरी तरह से इस्तेमाल करना तब से ही शुरू हो गया था, जब बिग मैन जॉन ने उनकी गर्लफ्रेंड को उनसे छीना नहीं था और बिग रेड मशीन ने उन्हें व्हील चेयर पर बैठाकर स्टेज से नीचे नहीं फेंका था। ला फैमिलिया के मेंबर के तौर पे ऊंचाई छूने से लेकर और फिर क्रिश्चियन को ECW टाइटल के लिए चैलेंज करने के बाद ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि जैक, जो कि अब रॉ के रोस्टर में यहाँ वहाँ बिना किसी स्टोरी लाइन के घूम रहे थे, उन्हें एक मौका दिया जाता है शेमस के खिलाफ WWE टाइटल के लिए मुकाबला करने का। ये केल्टिक वॉरियर का तरीका था पुराने 30 डे डिफेंस रूल से निपटने का, और उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने ओपोनेंट को चुना, जिसे उन्होंने फिर सिर्फ एक ब्रॉक किक मारकर एक झटके में गिरा दिया और 11 सेकंड्स में उन्हें पिन कर दिया। डैनियल ब्रायन का तो दिल ही बैठ गया होगा। शेमस वर्सेस राइडर की ये एक झटके में खत्म हुई फाइट को उनके करियर के किसी भी मोड़ पर देखना WWE टेलीविजन पर बहुत हैरान करने वाली बात नहीं होगी, पर ये एक WWE टाइटल मैच था, वो भी एक फ्लैगशिप शो के मेन इवेंट में। कोई बात नहीं, हार मत मानो जैक, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। नंबर 7, एडी गुरेरो वर्सेस चावो गुरेरो। एडी गुरेरो ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था जब वो ब्रॉक लेसनर के खिलाफ 2004 के नो वे आउट में शानदार डेविड वर्सेस गोलायथ मेन इवेंट मैच में WWE टाइटल जीत गए। एक बीस्ट इनकारनेट के साथ थका देने वाले 30 मिनट के मैच में लड़ने के बावजूद लैटिनो हिट को जल्द ही समझ आ गया कि चैंपियन को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है।
और उन्हें पे पर व्यू के बाद होने वाले स्मैकडाउन के एडिशन पर टाइटल को डिफेंड करने के लिए हाल ही में बने क्रूजरवेट चैंपियन बने शावो गुरेरो के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। एडी ने अपने नेफ्यू से उस साल पहले भी लड़ाई की थी, जहां रॉयल रंबल में उनकी लड़ाई का आखिरी मैच हुआ था। उनका स्मैकडाउन में हुआ WWE टाइटल मैच उनके पुराने मैच से बेहतर था, पर यह भरोसा करना नामुमकिन था कि चावो अपनी चैंपियनशिप कलेक्शन में एक और चैंपियनशिप जोड़ पाएंगे और अपने अंकल एडी को हरा पाएंगे। WWE ने एडी के रेसलमेनिया में होने वाले ओपोनेंट कर्ट एंगल को स्पेशल गेस्ट रेफरी बनाकर फैंस में थोड़ी और दिलचस्पी बढ़ाने की कोशिश की। बेशक ड्रामे की कमी रही होगी, पर एक्शन की नहीं, क्योंकि दोनों का मैच काफी अच्छे से चल रहा था जब तक कि ओलंपिक हीरो ने हील बनकर एडी पर अटैक नहीं किया और मैच नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो गया। नंबर 6, जॉन सीना वर्सेस एरिक बिशॉफ। WWE ने 2005 में रॉ होमकमिंग के लिए जोरदार तैयारी कर ली थी। USA नेटवर्क पर 5 साल के लिए अपने पहले ही शो में उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया। इसमें मैट हार्डी और एज के बीच एक लूजर लीव्स रॉ लैडर मैच हुआ और एक आयरन मैन मैच हुआ शॉन माइकल्स और कर्ट एंगल के बीच, और सभी तरह के शानदार स्किट्स और सेगमेंट्स थे, जैसे कि जब लिंडा मैकमैन ने जूनियर को काम से निकालते हुए सीधा टांगों के बीच लात मार दी थी। ये था एकदम क्लासिक टेलीविजन। जाहिर है एक ब्लॉकबस्टर नो डिस्क्वालिफिकेशन WWE टाइटल मैच इस ऐतिहासिक शो की हेडलाइन बना, जिसमें जॉन सीना ने मुकाबला किया रेड ब्रांड के जनरल मैनेजर एरिक बिशॉफ का। ऐसे अधिकारी जो कि रेसलर नहीं है, उनको किसी बड़े टाइटल मैच में लड़ाया जाता है तो आप सब दीवाने हो जाते हैं, है कि नहीं। जब तक वो रिंग में आए तब तक शो काफी लेट हो गया था, इसलिए उन्हें अपने मैच को तेजी से खत्म करना पड़ा। ये बिल्कुल भी किसी बढ़िया जीत की तरह होने वाली नहीं थी और असल में ये बस सीना और एंगल के बीच हो रही लड़ाई की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए थी। गोल्ड मेडलिस्ट ने जानबूझकर दखल दिया, लेकिन उनकी ये कोशिश उन्हीं पर भारी पड़ी और चैंप ने अपना टाइटल FU के साथ बचा लिया। नंबर 5, स्टीव ऑस्टिन वर्सेस स्पाइक डडली। WWE सबके चहीते स्टीव ऑस्टिन को रेसलमेनिया X7 के बाद से एक खतरनाक हील बनाने के लिए काफी उतावले हो रहे थे। ये कोई आसान काम नहीं था, वो भी उसके बाद जब वो कंपनी में पिछले कुछ 5 सालों से सबसे बड़े बेबी फेसेस में एक रह चुके थे। फैंस टेक्सास रैटलस्नेक से नफरत करने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक इतने सारे स्टनर दिखाए थे, बियर बैश किए थे और अथॉरिटी को असल में मिडिल फिंगर भी दिखाई थी, और कंपनी को वास्तव में उनके पागलपन को और आगे बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही थी। इसलिए उन्होंने उनसे टीम एक्सट्रीम पर, जिम रॉस पर और स्पाइक डडली और मॉली हॉली जैसे स्वीट कपल के ऊपर हमला करवाया। 14 जून 2001 को स्मैकडाउन के एपिसोड में स्टोन कोल्ड जगह जगह घूमकर लोगों से एक पेटिशन पर साइन करवा रहे थे, जिसमें कहा गया था कि उनके साथ बेईमानी हुई है कि उन्हें क्रिस बेनवा और जेरिको के खिलाफ किंग ऑफ द रिंग के एक ट्रिपल थ्रेट मैच में अपने WWE टाइटल का बचाव करना पड़ रहा है, और तभी वो लव बर्ड से टकरा गए। उनके मौली के खिलाफ कुछ गलत चीजें बोलने का नतीजा ये हुआ कि बाद में डडली ने बायोनिक रेडनेक से झगड़ा शुरू कर दिया और उनके पेटिशन को फाड़ दिया। इससे आग बबूला हुए ऑस्टिन ने एक मैच की डिमांड कर दी। ये एक झटके में खत्म होने वाले मैच से थोड़ा सा ज्यादा था, फिर भी जब तक ये चला तब तक ये मजेदार रहा और फैंस ने उन्हें काफी सपोर्ट किया, जिसके बाद नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। नंबर 4, AJ स्टाइल्स वर्सेस जेम्स एल्सवर्थ। 2 हाथों वाले हर आदमी को लड़ने का एक मौका मिल सकता है, लेकिन उनका क्या जिनकी चिन्ह ही नहीं है। और क्या हो अगर बिना चिन्ह वाला आदमी रिंग में किसी मामूली मैच के लिए नहीं बल्कि WWE चैंपियन से लड़ रहा हो। ऐसा लग रहा था कि जेम्स एल्सवर्थ एक लाइफ लॉन्ग वीकेंड वॉरियर बन गए थे, जो जिमी ड्रीम के नाम से हाई स्कूल और VFW हॉल्स में लड़ा करते थे, जिसके बाद एक प्री मैच प्रोमो और ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ रॉ के एक एपिसोड में बुरी तरह पिटकर मिली हार ने उनकी जिंदगी और करियर का रास्ता ही बदल दिया। मॉन्स्टर अमंग मैन के साथ उनके मैच के कुछ महीनों बाद वो स्मैकडाउन पर नजर आए और उन्हें WWE टाइटल मैच की होड़ में डाल दिया गया। बहुत सी घटनाएं हुई, जिसमें से एक में उनके चैंप के खिलाफ एक पिन स्कोर करना भी शामिल है। स्मैकडाउन लाइव के 18 अक्टूबर 2016 को हुए मेन इवेंट में उन्हें AJ स्टाइल्स के खिलाफ एक मुकाबले में रखा गया। चिनलेस वंडर ने अपनी मुश्किल जीत फिनोमिनल 1 के ऊपर एक हफ्ते पहले हासिल की थी, जिसमें उन्हें स्पेशल गेस्ट रेफरी डीन एम्ब्रोस की ओर से की गई हेराफेरी से मदद मिली, और यहाँ भी ल्यूनाटिक फ्रेंच रिंग अनाउंसर और टाइम कीपर के तौर पे ध्यान खींचने के लिए लगातार वहीं मौजूद रहे जब टाइटल दांव पर था। टाइटल को लगभग खो देने पर अपना आपा खो बैठे स्टाइल्स ने जेम्स को गुस्से में बुरी तरह पीट दिया और आखिर में वो डिस्क्वालिफिकेशन से हार गए। नंबर 3, क्रिस बेनवा वर्सेस यूजीन। WWE की कुछ ही चीजें इतनी ज्यादा अजीब और समझा पाने के लिए मुश्किल हैं, जितना कि 2004 में यूजीन का पागलपन। तकनीकी रूप से एक अच्छे रेसलर निक डिंसमोर ने सालों तक डेवलपमेंटल में मेहनत की, जिसके बाद उन्हें WWE में बुलाया गया जब उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जो कि आगे जाकर रॉ के जनरल मैनेजर एरिक बिशॉफ के भतीजे के तौर पर दुनिया के सामने आया। जिन पागलपन भरी चीजों में यूजीन ने खुद को शामिल किया और जो तमाशे उन्होंने बनाए, वो सब मुझे लगता है कि थोड़े समय के लिए ही अच्छे और मजेदार थे।
लेकिन उन्होंने जल्द ही शो पर काबू करना शुरू कर दिया और उन्हें क्रिस बेनवा और ट्रिपल एच के बीच वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए हो रही लड़ाई में डाल दिया गया। जब वेंजेंस पर यूजीन की वजह से गेम ने टाइटल को वापस जीतने का एक मौका गवा दिया, तब इजी ई ने अपने भतीजे को रॉ के मेन इवेंट में एक टाइटल के लिए लड़ने का मौका दिया। कितना अच्छा दिल है ना उनका। बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ एक और तरीका था उनको बहकाने का, जो कि उनके एक प्लान का हिस्सा था, जिससे वो हंटर को उनकी टाइटल बेल्ट वापस दिलवाना चाहते हैं। बेचारे यूजीन ने सोचा कि रॉक बॉटम के साथ उन्हें जीत मिल गई है, लेकिन वो सबसे नीचे की रस्सी पर बेनवा के पैर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए और तभी एवोल्यूशन ने दखल देकर मैच को नो कॉन्टेस्ट में बदल दिया। नंबर 2, ब्रेट हार्ट वर्सेस वर्जिल। लड़कर चैंपियन बनने वाला अगर कोई था तो वो ब्रेट हार्ट ही थे। वो उनके सामने आने वाले हर किसी से अपना टाइटल खुशी खुशी बचाते थे। हिटमैन ने अक्सर बेल्ट पर कब्जा किया, जबकि स्टार पावर इतनी ज्यादा नहीं थी, तो इसने मिड कार्ड रेसलर्स के साथ उनके कई सारे मुकाबलों को जन्म दिया, जैसे कि माउंटी, फैटू, 1-2-3 किड, बडी लैंडेल, पापा शैंगो। एक्सीलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ने उन सभी को शानदार ढंग से हराया और अगले दिन लड़ने के लिए फिर भी तैयार रहे। बस किड के साथ अपने चुनौती भरे जबरदस्त मैच में उन्हें थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ा। अपने पहले रन के दौरान हार्ट के पहले कुछ टीवी पर दिखाए गए टाइटल डिफेंसेस में से एक किसी और के नहीं, बल्कि खुद मीट सॉस मास्टर वर्जिल के साथ था। भले ही वो एक पुराने $1 मिलियन चैंपियन रहे होंगे, लेकिन जब वो द बेस्ट देयर इज, द बेस्ट देयर वाज, द बेस्ट देयर एवर विल बी से सर्वाइवर सीरीज 92 से पहले सुपरस्टार के आखिरी एपिसोड पर लड़े, तो वर्जिल काफी हल्के नजर आए। खास तौर पर ये शॉन माइकल्स के साथ अपने मैच से पहले ब्रेट के लिए एक वार्म अप मैच ही था। ये एक छोटा मैच लेकिन कमाल का मैच था, जिसमें सिर्फ बेबी फेस ही थे और इसके चैंप को ये दिखाने का मौका दे दिया कि वो क्या है। नंबर 1, ट्रिपल एच वर्सेस गिलबर्ग। जाने माने एनहांसमेंट टैलेंट ड्वेन गिल का गोल्डबर्ग जैसी पैरोडी गिलबर्ग में बदलना उनके करियर को तब ऊंचाइयों तक ले गया जब एटीट्यूड एरा के लिए लोगों की दीवानगी बढ़ती जा रही थी। हाँ, वो एक मजेदार किरदार थे, लेकिन वो कई स्टोरी लाइन्स का हिस्सा बने, लाइट हैवीवेट टाइटल भी जीता और सबको हैरान करते हुए WWE टाइटल मैच में भी जगह बना ली अपने गिमिक को बदलने की वजह से। 2 सितंबर 1999 के स्मैकडाउन एपिसोड में शेन मैकमैन पर यह जिम्मेदारी डाली गई थी कि वो ट्रिपल एच को WWE चैंपियनशिप के लिए चुनौती देने वाले अगले दावेदार को चुने। वो फैंस को वादा करते हैं कि वो एक ताकतवर टकले को चुनेंगे, जिसके बाद हम सभी बेवकूफों ने ये मान लिया कि वो पेरी सैटर्न होने वाले थे। जाहिर है, सॉरी नहीं, मेरा मतलब है स्टीव ऑस्टिन। खैर, असल में वो गिलबर्ग ही थे जिन्होंने सबको चौंकाते हुए पहले स्पेयर से शुरुआत की, जिसके बाद सेरिब्रल असासिन ने मैच अपने हाथों में ले लिया। दूसरे और तीसरे स्पेयर के बाद कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे कि गिलबर्ग नामुमकिन को मुमकिन कर लेंगे, लेकिन चौथी कोशिश में वो सिर्फ रिंग पोस्ट पर जा लड़े और एक पेडिग्री ने इसे और आसान बना दिया। बाद में हंटर ने सभी के साथ कई अच्छे वर्ल्ड टाइटल मैचेस लड़े, अल स्नो से लेकर टाका मिशिनोको से लेकर मेवन और उनकी खुद की वाइफ तक। मैंने हमेशा कहा है कि वो परिवार जो एक साथ रेसलिंग करता है वो हमेशा साथ रहता है, और अब देखो उन्हें, वो साथ में रिंग पर अपना हुक्म चलाते हैं।